फाइनली 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 वीकेंड पर आज हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे वर्क पावर और एनर्जी पूरे मोमेंटम के साथ। आज हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे WPE वर्क पावर एनर्जी में। जहां हमने आपको लास्ट दिन पर लीव किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मुझे बताओ कि क्या प्लान्स हैं वीकेंड के आप लोगों के। क्या प्लान आउट किया है इस वीकेंड पर? कुछ स्पेशल प्लान्स? अच्छा हाँ, इस वीकेंड पर तो याद आ गया, बिल्कुल सही। कल तो फेस्टिव है, सीजन है, तो कल तो सब लोग बिजी रहेंगे, राइट? चलिए बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलो हम लोग वापस रिज्यूम करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आज आगे काइनेटिक एनर्जी पढ़ें, एक क्वेश्चन तो हमने होमवर्क दिया था, और उसके अलावा हम लोगों ने जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे, मैं एक बार उनको फिर से रिकैप या रिवाइज करवाना चाहता हूँ। देखो, वर्क डन का कैलकुलेशन हमने तीन तरह से सीखा था। हमने तीन तरह से वर्क डन का कैलकुलेशन सीखा है। सबसे पहला मेथड वर्क डन का कैलकुलेशन का जो हमने देखा था कि अगर आपको कांस्टेंट फोर्स दिया है तो एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट एस, ये मेथड नंबर वन था। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर एक केस ये आया था जब क्या होता है, कई बार फोर्स वेरिएबल होता है, मतलब फंक्शन है किसी चीज का, वो वेरी कर रहा है, एक्स का फंक्शन है, पोजिशन का फंक्शन है, वो वेरी कर रहा है। तो अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल के हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। और उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स तीनों डायरेक्शन में है, फोर्स तीनों डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, डीएस को क्या लिखते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स में हुआ होगा, थोड़ा सा वाई में, रिमेनिंग जेड में। और इससे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और फोर्स की वैल्यू रख के डॉट प्रोडक्ट निकाल के यूजुअल मैथमेटिकल प्रोसेस जो होता है, तो यूजुअल जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है उसको आपको अप्लाई करना है, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा मेथड जो देखा था हम लोगों ने, वो भी अगेन इंपॉर्टेंट था, वो भी अगेन रेलेवेंट था। थर्ड मेथड था कि आपको कई बार फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होता है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होता है, फोर्स वर्सेस पोजीशन बोल दो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बोल दो। और इस ग्राफ के एरिया के हेल्प से भी, इस ग्राफ के एरिया के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो कि वर्क डन कितना होगा। बस में आपको ध्यान रखना है कि कब एरिया पॉजिटिव लेना है, कब एरिया नेगेटिव लेना है, और उस पर डिटेल डिस्कशन हमने किया भी था, नोट भी किया था हम लोगों ने, और साथ में हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अच्छा, मैं होमवर्क क्वेश्चन तो अभी डिस्कस करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बट इससे पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ तक आपको, क्योंकि अभी देखो हमने तीन चीजें पढ़नी है वर्क पावर एनर्जी में, है ना, तीन चीजें पढ़नी है। पहले तो वर्क जो भी हमने पढ़ा, फिर अब एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद अल्टीमेटली पावर। तो अभी आप ये मान के चलो कि हमारा वर्क वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वर्क वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम मूव करेंगे एनर्जी पर। एनर्जी में हम पहले कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मैंने बता भी दिया था, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उससे पहले बस मुझे इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। लास्ट क्वेश्चन में 5 मीटर से 2 मीटर वाले पार्ट में 5 मीटर का एरिया को नेगेटिव क्यों लिया, देखो। अ, अपन एक काम करते हैं, पहले एरिया लिख देते हैं फिर से, है ना, हम लोग एरिया लिख देते हैं। ये एरिया आया था 2, और ये वाला एरिया कितना था, 4, है ना। अब याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप इसी डायरेक्शन में जाते हो तो ऊपर वाली एरिया को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली एरिया को नेगेटिव लेना है, अगर आप इसी डायरेक्शन में जाते हो तो 2 से 3 पॉजिटिव लोगे, 3 से 5 नेगेटिव लोगे। बट क्या हुआ कि जब आप से कहा जाए कि आप 2 से 5 नहीं जा रहे हो, देखो आप रीड करो उसको प्रॉपर्ली, 5 से 2 जा रहे हो। अब जब आपसे कहा जाए कि 5 से 2 जाना है तो साइन कन्वेंशन फिर से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप 5 से 2 जा रहे हो तो नीचे वाला एरिया फिर हो जाएगा फिर पॉजिटिव, और ऊपर वाला एरिया आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये रीजन था। ठीक है। और तो मैं एज्यूम करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब एक होमवर्क क्वेश्चन था,
वो पहले डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया हो तो आपको क्लियर हुआ होगा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन होगा। अब क्यों होगा वो हम समझते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो, ये क्वेश्चन हम 25% सॉल्व कर चुके हैं फ्रिक्शन में। जब आपसे कहा जाता है कि रोप इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विथ वन थर्ड लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि एक टेबल होगा, ये टेबल है, और इस पर एक रोप कुछ इस तरह से हैंग कर रहा है कि वन थर्ड पार्ट इसका टेबल के नीचे है, ऐसे हैंग कर रहा है। वन थर्ड रोप टेबल से हैंग कर रहा है L/3, और ऊपर 2L/3 ऊपर है, और जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब ये लिमिटिंग का मतलब क्या है? लिमिटिंग का मतलब ये कि इतने वाला पोर्शन का जो ग्रेविटी होगा, अच्छा L/3 का मास होगा M/3, ऑब्वियसली मास ऑफ L/3 लेंथ विल बी इक्वल टू M/3, तो इस पर ग्रेविटी लग रहा है। ये फ्रिक्शन वाला, बिल्कुल ये तो फ्रिक्शन वाला है, ये फ्रिक्शन आप देख चुके थे। और इतने पोर्शन पे जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक रहा है। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन μ/n। ठीक है, चलो अब मेरी हेल्प करो कि इसमें मैं क्या लिखूंगा, μ/n, क्योंकि जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में इज इक्वल टू M/3 × g। क्या आप मुझे बता सकते हो n कितना है? n होगा 2M/3 × g, क्योंकि ऊपर कितना मास है? ऊपर जो ये 2L/3 लेंथ है उसका मास होगा 2M/3, तो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इतना होगा। तो म्यू कितना आ रहा है? 0.5। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि म्यू आ गया 0.5। अब म्यू 0.5 आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? म्यू 0.5 आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? देखो, अब हमने इसको पुल करना स्टार्ट करा, राइट? ऊपर पुल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आपसे कहा गया है कि इसको पूरा ऊपर तक पुल करने में हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। चलो, तो एक अजम्पशन लेते हैं कि किसी इंस्टेंट तक हमने इस रोप को ऊपर पुल करना तो स्टार्ट कर दिया। कितना पुल कर दिया? ये देखो, यहाँ से हम पुल कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल, ये मैं पुल कर रहा हूँ, ऊपर पुल कर रहे हैं। अब मान लो कि मैंने ये जो लेंथ है, ये एक्स लेंथ ऊपर पुल कर दिया। ठीक है, ये एक्स लेंथ है, एक्स लेंथ। तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी? L - x। अब बताओ, जब हम यहाँ पर खींच रहे हैं तो सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा? सबसे पहला तो देखो विदाउट डाउट ग्रेविटी है, जिसको आपको ओवरकम करना है। और ग्रेविटी कितना होगा बता सकते हो? देखो, मास पर यूनिट लेंथ इंटू L - x × g। किसी को भी डाउट है तो ये बता देना कि ये मैंने कैसे लिखा। समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने मास पर यूनिट लेंथ निकाला M/L से, और फिर उसके बाद जितनी लेंथ थी L - x उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे, हाँ, NLM में कर चुके हैं ये अपन रोप वाले प्रॉब्लम्स में, तो उसका मास आ गया M × g। इसको ओवरकम करना है पहली बात। और दूसरी बात, और साथ में मुझे किसे ओवरकम करना है? साथ में हमें फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना है। साथ में हमें ओवरकम करना है फ्रिक्शन को। क्या आप मुझे बता सकते हो फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन होगा μ/n। और यहाँ पे n कितना होगा? म्यू तो आ गया, देखो आपका 1/2.5। बता सकते हो n कितना होगा? n होगा M/L × x × g। देख लो आराम से, M/L मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ है x, तो उसका मास आ गया इंटू जी। n इक्वल टू उस पोर्शन का मास जो ऊपर रखा है टेबल पर इंटू जी। अब आप बताओ, आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम फ्रिक्शन और ये ग्रेविटी जो लग रहा है इसके इक्वल, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, बट लगभग लगभग मान के चलो कि उतना तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? तो ऑलमोस्ट इतना तो लगाना पड़ेगा। स्लोली मूव करना है तो कम से कम फोर्स बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको। अब बताओ फ्रिक्शन कितना है? mx g/2l। ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटी है, अरे
ग्रेविटी है mg - mx g/l। चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको ब्रैकेट को बस ओपन करा है। ये ग्रेविटी है mg - mx g/l। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कितना आया? ये एक्सटर्नल फोर्स आया mg - mgx 1 - 1/2 - 1 - 1/2 है ना। चेक करते हैं ना आप लोग कैलकुलेशन आपके एंड से भी। यहाँ तक सही करा है। mg एज इट इज, और mxg/2l 1/2 - 1 - 1/2, ठीक है। अब बताओ ये कैसा फोर्स दिख रहा है आपको? क्या ये आपको कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है? क्या ये आपको वेरिएबल फोर्स दिख रहा है? कैसा फोर्स दिख रहा है आपको? वेरिएबल। तो इसका वर्कडन कैसे निकालते हैं? इसका वर्कडन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करना है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ mg - mgx/2l dx। थोड़ी हेल्प और कर दो, लिमिट बता दो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। लिमिट विल बी फ्रॉम एक्स, कितना था इनिशियली? इनिशियली एक्स था 2l/3। भाई पहले रो का कितना पोर्शन था टेबल पर? l/3 नहीं, देखो आपने एक्स क्या लिया है, जो पोर्शन टेबल पर है आपने वो लेंथ ली है एक्स। तो इनिशियली टेबल पर कितनी लेंथ प्रेजेंट थी? इनिशियल वैल्यू क्या थी लेंथ की? 2l/3। और फाइनली आप कितना चाहते हो टेबल पर? 0 चाहते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे चाहते हो 0? अरे भाई एक्स की वैल्यू देखो, एक्स क्या है? एक्स वो लेंथ है जो टेबल पे रखी हुई है, देखो मार्क करके दिखाया है हमने, ये टेबल पे रखी हुई लेंथ है एक्स। अब बताओ इनिशियली अगर 1/3 लेंथ नीचे है तो कितनी लेंथ ऊपर होगी? 2/3 लेंथ ऊपर होगी। तो एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? आपको स्टार्ट करना है 12/3 से, और फाइनली पूरी रोक टेबल पे आ जाएगी तो एक्स कितना होगा? पूरी रोक टेबल पे आ गई तो एक्स कितना होगा? एल होगा, बिल्कुल सही। चलो गुड, ये हो गया। बस यहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता था। आगे अब आपको अपनी जर्नी खुद ही तय करनी है। अपना रास्ता खुद चुनो, खुद तय करो कि ये इंटीग्रेशन अब आप कैसे करोगे। सिंपल है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो। पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था इंटीग्रेशन में। लिमिट कैसे रखते हैं, कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। ये इस पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस था। तो अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल, इंटीग्रेशन भी, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन भी, लॉज ऑफ मोशन भी, सब कुछ चीजें हैं ओवरऑल इसमें लग रही है। चलिए अब इसके बाद फाइनली वर्क डन वाला पोर्शन तो हमने समझ लिया। और इस पर मैं आपको पहले होमवर्क ही बता देता हूँ, है ना, बाद में हम फिर भूल जाते हैं। और उससे अच्छा है कि हम आपको पहले अभी होमवर्क बता दें। देखो, सर्कुलर मोशन तक का तो आपका होमवर्क ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। अब हम आते हैं WP में, आपको क्या होमवर्क मिलना है? इसी वाले इसमें ना WP। हाँ है। देखो, तो WP में वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है, सब कुछ पूरा पढ़ लेना एक बार। अच्छा लगेगा आपको पढ़कर ये सब कुछ, है ना। और ये सब कुछ पूरा पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ, वैसे तो मैंने लास्ट पर भी दे दिया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये वो सब कुछ, एरिया वेरिया निकालना। ये देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, आपको अच्छा लगेगा ये वाला क्वेश्चन देखकर भी। ये वाला क्वेश्चन देखो,
ठीक है, तो वो उसको भी देख लेना एक बार अच्छे से, खुद से कर ही चुके हैं अभी अपन डिस्कस। ये इस टाइप के पैटर्न हमने डिस्कस करे थे, डीएस को क्या लेंगे। सब कुछ पढ़ने के बाद, गोल्डन की पॉइंट्स भी पढ़ने के बाद, बिगनर बॉक्स वन आपको पूरा निपटाना है। बिगनर बॉक्स वन में पूरा निपटाना है अब आपको। अब बिगनर बॉक्स टू में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी पड़ेगी। तो ये लंबा काम है। अभी आपको जो दूसरा होमवर्क है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एक साथ आने वाले हैं अब इसमें, है ना। तो बिगनर बॉक्स वन तक आपको पूरा करना है, बिगनर बॉक्स टू और फिर बिगनर बॉक्स थ्री, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। इसमें अभी हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, 3-4 क्लासेस का, 2 से 3 क्लासेस का, उसके बाद ही हम आपको होमवर्क दे पाएंगे। बिगनर बॉक्स वन आपको पूरा करना है। चलो अब आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट क्वेश्चन। अरे भाई पहले क्यों नहीं लेते हो। इतनी बार तो कहा है, हम परेशान हो गए हैं। ऐसा क्यों करते हो, एक ही बार में पहले स्क्रीनशॉट लेके फिर लिखने लग जाते सब लोग। 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट आई है। लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, बताओ बताओ, हम हेल्प करेंगे। इज एनसीईआरटी गुड फॉर रेफरेंस? नो, फिजिक्स के लिए नहीं। इट माइट बी गुड फॉर केमिस्ट्री, इट माइट बी गुड फॉर मैथ्स, बट नॉट फॉर फिजिक्स। फाइनल आंसर क्या होगा, कैलकुलेट कर लो। इंटीग्रेशन में तो आप कर ही सकते हो यार, इसमें क्या है फाइनल आंसर, इनिशियल आंसर। तो फाइनल आंसर निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, इंटीग्रेट ही तो करना है। किसी ने बताया 7 mgl/36 आ रहा है। देख लो, चेक कर लो, 7 mgl/36 आ रहा है क्या सबका। कंफर्म हो जाएगा। जिन लोगों ने भी कैलकुलेशन करा है, क्या सबका आंसर इतना ही आ रहा है। हाँ, MgOL कांस्टेंट है। अब देखो, ज्यादा हमसे ऊपर स्क्रॉल अप कराओगे तो सही बात है, हमारा माउस भी खराब हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा हम ऊपर स्क्रॉल अप करते हुए माउस खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत करवाया करो बार बार। चलो अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। एनर्जियों की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी। बताओ क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हाफ mv² एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बट मेरा सवाल एक बेसिक सा है, सबको पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ mv² होती है, बचपन से माइंड में सब कुछ फिट हो जाता है, राइट। मेरा बस एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाफ mv² ही क्यों, 1/3 mv² क्यों नहीं, 1/4 mv² क्यों नहीं, ये हाफ ही क्यों आती है। mv² का हाफ ही कोई किसी ने लिख के दिया था क्या, ये हाफ ही आनी चाहिए। कहीं कुछ लॉजिक है इसके पीछे। साइंटिस्ट ने बताया था। अच्छा, कौन से साइंटिस्ट ने बोला था। चलो तो हम पहले समझते हैं। देखो, आप पहले सब बेसिक नहीं समझो कि काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से उसके पास। देखो, सपोज एक, अभी लिखने से पहले समझ लेना, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो, मान लो कोई एक ब्लॉक है जो इनिशियली ए पोजीशन पर है। सपोज इमेजिन करो एक ब्लॉक था विच वाज इनिशियली एट पोजीशन ए, है ना। इनिशियली पोजीशन ए पर एक ब्लॉक था जो कि रेस्ट पर था। ब्लॉक का मास है m। क्या वो अपने आप मूव करने लगेगा। क्या वो अपने आप मूव करने लगेगा, नहीं। मूव करवाना है तो उस पर फोर्स तो लगाओ। तो आपने क्या करा, आपने उसको मूव कराने के लिए उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, एफ। और फोर्स लगाया तो मूव भी करेगा। कब तक लगाते गए उसको, आप फोर्स लगाते लगाते ए से बी पर ले आए। आपने ए से फोर्स लगाना शुरू किया और उसको आप बी पर ले आए, फोर्स लगाते लगाते, जहां उसकी स्पीड हो गई वी, यहाँ उसकी स्पीड हो गई। चलो अब थोड़ा सा बेसिक सा कैलकुलेशन करते हैं अपन। फोर्स लगाया आपने एफ, तो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। इनिशियल स्पीड है 0। इसका एक्सेलरेशन कितना है, F/m। डिस्प्लेसमेंट s, फाइनल वेलोसिटी v।
तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं यहाँ पर? मैं इक्वेशन लगाऊंगा v² = u² + 2as, v² = 0 + 2as। s कितना आया? यस आया। अब मुझे बताओ कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय फोर्स कितना हुआ। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? वर्क डन बाय दिस फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट कितना है? mv²/2 है। तो ये वर्क डन आ रहा है mv²/2। बट क्वेश्चन ये कि जो आपने वर्क करा इसको मूव कराने में, इसको स्पीड देने में, वो वर्क कहाँ गया? क्या वो वर्क गायब हो गया? सवाल ये उठता है कि इतना वर्क आपने करा, क्या वो वर्क गायब हो गया? नहीं। वो वर्क उसके, जो आप कर रहे हो वो उसके एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब बेसिकली, अच्छा, पोटेंशियल से काइनेटिक, मतलब पोटेंशियल थी पहले उसके पास और अब वो काइनेटिक में बदल गई। अरे वाह, गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आज सैटरडे है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? ऐसा काम मंडे के दिन मत कर देना। तो ध्यान रहे, जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वही समझना है, कुछ अलग से उल्टे सीधे कंसेप्ट नहीं बनाने हैं, ठीक है? अभी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई है, वो बाद में होगी जब हम आगे कुछ और नए केसेस देखेंगे, ठीक है? अभी अभी क्या हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, आप फोर्स लगा रहे हो, कुछ भी नहीं करा आपने, फोर्स लगाया। आपने फोर्स लगाया, आपने वर्क करा। फोर्स लगाया, ब्लॉक को मूव किया, आपने वर्क करा। आपने खूब सारा वर्क करा, पर वो वर्क गया कहाँ? वो वर्क जो आप कर रहे हो वो उसको स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, स्पीड के कारण उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो आपका जो वर्क डन है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने वर्क फाइंड किया, हाफ एम वी स्क्वायर आया, तो आप बोल सकते हो कि वर्क गया काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ, पहले इसको लिखेंगे, फिर मैं आपको इसके बहुत सारे और पॉइंट्स बताऊंगा। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर हम स्क्रॉल कर देंगे, तब तक जितना लिख सकते हो लिख लो। देखो, कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। अच्छा, आज मोहर्रम भी है क्या? अच्छा, नहीं हमें आइडिया नहीं, हमने ट्रैक नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कि अपना तो अपन सब लोगों का मंडे टू सैटरडे तो अपना वर्किंग रहता है ना, ये तो नेशनल हॉलीडे मिलते हैं बस, गांधी जयंती और 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, 3 हॉलीडेज होते हैं, दशहरा, हाँ दशहरा और दिवाली। तो हमें आज पता ही नहीं चल पाया आज चक्कर में।
होली, हाँ होली में भी एक दिन का ऑफ मिलता है। हाँ राखी पे ऑफ मिलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस बार संडे, तो अब आपको मिलेगा। ठीक है, कितने खुश आते हैं ना जब भी ऑफ मिलता है, तब आप लोग हैं? इस बार 15 अगस्त, रक्षाबंधन। मैं तो बोलता हूँ दिवाली वाली भी संडे के दिन आ जाए, दशहरा भी संडे के दिन आ जाए, सब कुछ संडे के दिन आ जाए, ताकि हम और कंसेप्ट वर्क कर पाएंगे। गांधी जयंती भी संडे के दिन, सब कुछ संडे के दिन आना चाहिए। चलो अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखो, सबको पता है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप चाहे जितना छुपा लो, पर इस बात को आप छुपा नहीं सकते कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी है क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर ये बात तो देखो, सबको पता थी कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से ये ना हो पाएगा। फिर इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख देता हूँ, हालांकि मुझे बड़ी शर्म आती है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में, बट मैं लिख देता हूँ, M1 L2 T-2। ठीक है, ये हम देखते हैं जब भी एम लिखते हैं तो एम गायब हो जाता है। अब नहीं हो रहा, हर बार तो एम गायब हो जाता है। और अब नहीं हो रहा गायब। ये कैसा कहेंगे, कितनी बार हमने एम लिखा तो गायब हो, ये देखो हुआ ना। देखो एम लिखते से गायब हो जाता है। क्या पता, छोड़ो, बोल लिया उसको। तो होता है ना, जब कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करने जाते हैं तब वो नहीं होती। आपने कभी रियल लाइफ में कभी देखा है, एक बहुत फंडामेंटल रूल है कि जब कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करने जाओ तो वो नहीं होती। पता नहीं ऐसा होता है। चलो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है इस पे? मैंने अभी थोड़ा रिसेंट में एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में थोड़े दिन हो गए उसको, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बढ़िया सी स्टोरी थी। कि जैसे जितने भी डिजीज होते हैं उनके जो कॉज होते हैं वो सब पैथोजेंस एंड वायरस एंड बैक्टीरिया जो होते हैं जिनके कारण ये होता है। तो उस पर बहुत लॉन्ग डिबेट चल रही थी कि क्या इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या इतने बड़े ह्यूमन बॉडी में ये डिजीज क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो कोई नाम दिया था उन्होंने, काफी फेमस वो थे साइंटिस्ट समय के, जिन्होंने ये सब, जिनके कारण ये पूरा डेवलपमेंट हुआ था आगे का, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही बीमारियां होती है। ठीक है, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी, तो वो कौन सा एक पर्टिकुलर डिजीज का, उन्होंने बैक्टीरिया का या वायरस का एक पूरा सैंपल अलग रखा हुआ था, बैक्टीरिया का या पता नहीं क्या था। नहीं नहीं, स्मॉल पॉक्स की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग रखा हुआ था, पता नहीं क्या था। और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो दूसरे भी साइंटिस्ट थे वो भड़क गए इस बात पे, है ना, कि ऐसा होता ही नहीं है, इतनी छोटी सी चीज, इतने छोटे से बैक्टीरिया कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, वो पूरा पी लिया। सामने सामने जो पूरा सैंपल रखा था वो उन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया, वो पूरी स्टोरी डिटेल में लिखी थी, अच्छे से लिखी हुई थी। कंज्यूम कर लिया, और कोइंसिडेंटली उन्हें कुछ नहीं हुआ। और इस चक्कर में लोगों ने बिलीव ही नहीं करा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही डिसीजेस जो होते हैं वो मेन कॉज होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी, पता नहीं क्या होता है, ऐसा होता है हमेशा कि जब जब भी आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, वो हमेशा फेल होगी। चाहे कितनी कोशिश कर लो, उसी समय पर फेल होगी जब उसे नहीं होना चाहिए, जब सब लोग देख रहे होंगे तभी फेल होगी। नहीं नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो पीने पर। एक्चुअली हुआ था क्या कि उनको उस बीमारी की पहले प्रीवियस हिस्ट्री थी, मतलब वो पहले ही ऑलरेडी उस बीमारी से सफर कर चुके थे, तो इम्यून सिस्टम उनका ऑलरेडी डेवलप हो चुका था उस डिजीज को लेकर। ये रीजन था एक्चुअल में। ठीक है, तो स्ट्रेन चीजें होती रहती है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। और देखो, चलो ठीक है। कई बार देखना, आपको ट्राई करना जब भी आप कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करने जाओगे ना, जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, स्कूल प्रोजेक्ट बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया, घर पे इतना बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है बिल्कुल, है ना। और आप रात को सोच के बैठे हो कि अगले दिन सुबह तो स्कूल में बस हमारा ही नाम होगा हर तरफ। खुश हो बिल्कुल, है कि स्कूल में बस हम तो छा जाएंगे पूरे स्कूल में।
पूरे शहर में हम छा जाएंगे। और रात को टेस्ट करते हो, सुबह भी चेक करते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है, पर जैसे ही सामने इन्विजिलेटर आते हैं देखने के लिए, पता नहीं क्यों वो मशीन ऑल ऑफ सडन चलना बंद हो जाती है। और कोइंसिडेंटली इंटरेस्ट, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? हाँ पता नहीं शर्मा जाती है मशीन या क्या होता है पता नहीं, पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे ही वो लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर से ट्राई करना, मशीन फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। जो भी आपका एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, परफॉर्म या वो जो भी कुछ कर रहे हो आप, वो फिर से बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल चलने लगेगा। इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं ये पता करने में ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अच्छा उसमें एक और चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ऐसा सिर्फ आपके साथ होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं होगा, देखना। ऐसा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बारे में कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता। आपके आसपास वालों की सबकी मशीनें चल रही होगी, सिर्फ आपके साथ ही वो ऐसा होगा कि वो मशीन चलना बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। ये तो पैराडॉक्स है। चलो अब हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, पर वेक्टर तो है ही नहीं, तो वी डॉट वी लिख दो, आपको पता है ना। बहुत पहले मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, दैट इज ए स्क्वायर। तो वैसे ही हाफ एम वी डॉट वी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ ही जाएगा। चलो इसे नोट करो जल्दी से, 30 सेकेंड्स दे रहे हैं, नोट करो, फिर हम इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2 मिनट। एक दो पॉइंट्स और हैं क्या? हाँ दो तीन पॉइंट्स और हैं जो मुझे बताने हैं, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलो अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, सबसे बेसिक सा पॉइंट जो वो सबके समझ में आता है कि अ, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, जैसे मान लो कि तीन चार पार्टिकल है भाई, देखो एक, दो, तीन, ये सब पार्टिकल्स हैं अलग अलग, और सबकी स्पीड्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो इनसे मिलकर बनने वाले, ऐसा बोलना चाहिए, इनसे मिलकर बनने वाला जो सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसे हम बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम निकालो, तो आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज इस केस में हाफ m1v1 स्क्वायर। ये तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इतने पॉइंट नोट करने के बाद ये एक पॉइंट और नोट कर लो।
के एस मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीरीज नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सीरीज कहाँ होगी इसमें। के एस मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर आना चाहिए 21। देखो अब दो तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सिंपल तरीका भी है, सबसे सिंपल तो क्या है, आप मैग्नीट्यूड निकाल लो वेलोसिटी का। कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 16 17 21। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज 21 जूल्स। खत्म। ठीक है। सेकेंड वे वही है सेम, वी डॉट भी निकालो, वी डॉट भी मतलब वही होगा। ये ट्राई करो। ये एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में। चलो चेक करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए। हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर क्या होगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 कॉस थीटा। याद है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम। वैल्यूज रखनी है बस अब। एम है 2, V1 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 × 3 × 5 × cos ऑफ 37 डिग्री। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 58 जूल। अब ये ट्राई करना है। देखो कैपिटल एम से पुली कनेक्टेड है, और स्मॉल एम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग पुली के ऊपर से होते हुए वॉल पे फिक्स्ड है। देख रहे हो, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जाते हुए ऐसे गई है। और अब क्या हुआ कि किसी इंस्टेंट पर आपने देखा कि ये जो कैपिटल एम है उसकी स्पीड है यहाँ पर,
तो अब आपको ये सब चीजें ट्राई करनी है। WRD मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा। क्या कंसेप्ट लगा रहे हो, क्या कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हो?
चलो एक काम करते हैं, हम सॉल्व करके बता देते हैं। काफी सारे आंसर्स तो आ गए हैं, सब अलग अलग आंसर्स आए हैं। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये। और ये आंसर, गुड, वेरी गुड। एक फ्रेंड ने दिया है, और फ्रेंड का नाम है सक्षम द्विवेदी। और किसने दिया है? बस एक ही फ्रेंड ने दिया है। बाकी लोग बैठे बैठे सब क्या कर रहे हैं, तीन पत्ती खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब लोग? कब देना है आंसर? कब देने के मूड में आंसर है? 9 बजे तक वेट करवाओगे ऐसा? क्लास खत्म होने तक वेट कराओगे कि कब क्लास खत्म हो तो हम आंसर दें? फिर किसका वेट कर रहे हो? आंसर दोनों भी जल्दी। नहीं हुआ, चलो देखते हैं। अ, सबसे पहला पार्ट मेरा फेवरेट है, मैं करता हूँ सॉल्व। इजी है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपका करूंगी कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए तो डायरेक्ट हाफ एम बी स्क्वायर। ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है इसको, तो वो बोलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया बी पार्ट। अब अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर कैपिटल एम पर है, तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि पुली जो है वो दो से आगे जा रही है, तो ये स्ट्रिंग दो से लूज होगी, तो ये ब्लॉक दो से नीचे खिसकेगा। समझना बहुत जरूरी, ये समझ जाओ तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फील हो पा रहा है? अगर वो दो से आगे जाएगा तो ब्लॉक दो से नीचे खिसकेगा। उस कैपिटल एम के फ्रेम में, कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्मॉल एम दो से नीचे खिसकेगा। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम? देखो जरा इसको, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर 4। सिर्फ दो पार्ट पे फोकस करते हैं, दो पार्ट क्लियर है तो ही मैं थर्ड पार्ट पे आगे बढ़ूंगा। अगर इसमें डाउट है किसी को तो अभी बता दो। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे समझते हैं। कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या होगा? स्मॉल एम के पास एक स्पीड तो क्या है, यहाँ पर है 2। यहाँ ऐसे समझो, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, तो ऐसे समझते हैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट, ये याद आ रहा है फॉर्मूला, हमने रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, वी ए बी वी ए सी प्लस वी सी बी, रिटर्न में पढ़ा था हमने ये बहुत। अब बताओ कि स्मॉल एम की वेलोसिटी कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कितनी है? 2 है इधर, ये देखो। और कैपिटल एम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 2 है इधर। और ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 37। समझ जाओ क्यों। तो बताओ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 180 माइनस 37। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा 8/5। एक बार ट्राई करो, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार ट्राई करना। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ आप खुद से ट्राई करो, आपको तब जाके क्लियर होगी। ठीक है? थोड़ा सा ट्विस्ट लाने में अगर डाउट आ रहा है तो देखो, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं वैसे डाउट आता है, तो फिर हम अच्छे क्वेश्चंस कब करेंगे ना? ट्राई करो, इजी है अभी तो। ये डिफिकल्ट होगा हम खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। करो, ट्राई करो, आपको समझ में आएगा हमने क्या करा। देखो क्वेश्चन को, देखो क्लास कंप्लीट होने के बाद, सोचो इस बारे में क्या किया गया है, और उसके बाद सॉल्यूशन भी आपके सामने अब तो। ठीक है, आएगा आपके समझ में, आएगा कंफर्म आएगा, अभी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। हो जाएगा, बनेगा आपसे। ट्राई करोगे तो बनेगा, ट्राई एंड ट्राई।
हाउ 180 माइनस 37? यू आर अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हाउ 180 माइनस 37? हाउ 180 माइनस 37? हाउ 180 माइनस 37? ये एंगल है 37। पूरा एंगल होता है 180। तो ये जो एंगल होता है, दिस इज हाउ 180 माइनस 37। अभी क्लियर हुआ? अरे भैंस वैंस नहीं पढ़ते हो क्या आप? 11वीं क्लास में हो। 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 11वीं में इतने बड़े हाई लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। 10th का ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखो 11th में कितनी अच्छी चीजें पढ़ते हो, मैथ्स में इतना एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, और जरा सा एंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं निकाल पा रहे। चलो करके देखना, आ जाएगा आंसर। अब डी पार्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि सी पार्ट में सॉल्व करने पर कितना आया? मैं बात कर रहा हूँ इस काइनेटिक एनर्जी की, जो कि सॉल्व करने पे कितना आया था? 8/5। ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। 10 सेकेंड्स में मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। वैसे नीचे क्वेश्चन तो दिख रहा है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो नोट करो सॉल्यूशन, और बाकी लोग नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दोनों के लिए बेनिफिट हो गया। थर्ड का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है? अरे आएगा, कैलकुलेट तो करो। कॉस 180 माइनस 37 कितना लिया आपने, ये बताओ। बस मुझे इतना बता दो, कॉस 180 माइनस 37 की वैल्यू क्या लिया आपने? -4/5। हाँ तो बस सही है, करो फिर, आएगा आंसर। ये भी कैलकुलेशन मुझसे करवा रहे हो? गलत बात, बहुत गलत बात। चेक कर लो बाकी लोग भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। पता चला सही में आंसर नहीं आ रहा हो। 8/5 आ रहा है ना, ठीक है। जिसका भी नहीं आ रहा है चेक करे वो एक बार। ऐसे काम हमसे मत करवाया करो, कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने वाले। 11th क्लास में हो यार, सब लोग कैलकुलेशन क्रॉस चेक करवाते हैं क्या टीचर उससे, बताओ। 10वीं में भी नहीं करवाते आजकल के स्टूडेंट्स को। आप लोग तो 11th में हो फिर भी। ये कैलकुलेशन वैल्कुलेशन क्रॉस चेक मत करवाया करो, जो आ जाए वो सही आंसर है। कैलकुलेशन से हमारा मतलब नहीं, कंसेप्ट से हमारा मतलब है। देखो हम ये मान के चलते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास में है, 11th क्लास का मतलब होता है कि स्टूडेंट को कैलकुलेशन ऑलरेडी आता है हर चीज का। एंगल निकालना आता है कि 180 माइनस 37 क्यों है, तभी तो हम इंजीनियरिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं। एंगल निकालना आता है, कैलकुलेशन करना आता है, ये सब बेसिक प्रीरिक्विजिट होते हैं, मतलब ये प्रीरिक्विजिट मतलब आने चाहिए। और हमारा फोकस किससे होता है? हमारा फोकस होता है कंसेप्ट पर, कि भाई हम कंसेप्ट बता दें। कैलकुलेशन तो खुद ही कर लेते हैं सब लोग, है ना। कंसेप्ट का हमारा एम्फेसिस होता है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ध्यान रहे कैलकुलेशन क्लास में हम अवॉइड ही करते हैं यूजुअली, है ना। कंसेप्ट पर हम फोकस करते हैं, कैलकुलेशन इनबिल्ट आपके अंदर है, एबिलिटी कैलकुलेट करने की, उसका यूज करना है आपको। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, 60 सेकेंड्स और। जल्दी से इसको नोट करो, इसका आंसर बताओ। 2-3 लोगों का तो आंसर भी आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आया है। बाकी लोगों के वेट कर रहे हैं हम लोग आंसर आने का।
आंसर इज 10%। 21% ही आएगा। अच्छा ऐसा। अरे वाह, 21% का 21%, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 21%। अच्छा, इसके लिए आप एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। ये आप चाहो तो नोट भी कर लो, बल्कि नोट कर ही लो, काम आएगा अपने आगे भी। देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काम आएगा आगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना। सेंटर ऑफ मास में बहुत काम आता है। सेंटर ऑफ मास में तो देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम होता है एम वी। ठीक है। क्या मैं सही सकता हूँ इन दोनों से? डाउट है तो चेक कर लो एक बार। काइनेटिक एनर्जी रखो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट मोमेंटम होता है। समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? एक मोमेंटम है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। हालांकि ये देखो, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, आलू से सोना बनाने का फॉर्मूला, सोने से आलू बनाने का फॉर्मूला। समझ में आ गया सबको? आलू से सोना, सोने से आलू कैसे बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाएंगे। हाँ, एक तरफ मोमेंट, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी डालो, दूसरी तरफ से मोमेंटम निकलेगा। ठीक है, एक तरफ आप काइनेटिक एनर्जी डालोगे, दूसरी तरफ से मोमेंटम निकलेगा। ये फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम? बताओ, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल 200, ये परसेंटेज चेंज होता है। तब √2m के ई फाइनल। ठीक है, अब बताओ, के ई फाइनल 121 का रूट लिख दूं डायरेक्टली, चलेगा? अभी आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, मतलब मान लो कि आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 है, परसेंटेज में काम कर रहे हो, तो इनिशियल 100 मान लो, तो 21% इंक्रीमेंट मतलब 121। समझ में आ रही है बात? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप 100 मानते हो, तो फाइनल हो जाएगी 121। और अगर आप इनिशियल को के मानते हो, तो फाइनल को लिख देना 1.21 के, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। सॉल्व करो, आंसर ही आ रहा है एग्जैक्ट। वैल्यूज ही हमने इस टाइप की दी है कि आंसर ही आएगा। चलो, अब इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो।
नहीं, आंसर आपका गलत है। और ट्राई करो, जो आपने आंसर दिया है वो सही आंसर नहीं है। देखो, आंसर आना चाहिए 63.2। चलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो काफी लोगों ने बता दिया, सेकंड वाले का अभी तक आंसर नहीं आया। सेकंड पार्ट मतलब, सॉरी, ये जो परसेंटेज है एक ही पार्ट है इसमें, तो 63.2 ही आएगा। और इसको एक्चुअली मैंने कैलकुलेट करके देखा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 68% का रिडक्शन है, रादर देन 90% जो लगता है हमें। देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। अब मास दिया हुआ है आपको इनिशियल 50/1000। स्पीड दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड। और ये दिया है इट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। ½ mv² बोलना चाहिए। कितनी आ रही है इनिशियल, जरा जल्दी बताओ। कैलकुलेट आप लोगों ने करा है, कितना आया? 10⁴। चलो, आप लोग बोल रहे हो, मान लेते हैं इतना आ रहा है, आप लोग बता रहे हो मुझे, है ना? या आप लोगों को क्या बताया हुआ है? मैंने इसमें कुछ नहीं करा है। अच्छा, 10⁻³ आ रहा है। देख लो, चेक कर लेना। 1 2 3 4 5, 3 गए, 2 बचे, हाँ इतना ही आएगा, सही है। ठीक है, कैलकुलेशन तो सही कर लिया करो कम से कम। वो भी नहीं सही कर पाते हो। भरोसा कर ही नहीं सकता आप लोगों को, बिल्कुल, ये मतलब ऐसा है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 10% ऑफ दिस वैल्यू। कितना हो जाएगा ये?
100 जूल। तो बताओ उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? 100 = ½ mv²। कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? रूट वूट निकालो, इतना आ रहा है। परसेंटेज रिडक्शन ही निकालना था, वो तो मैंने इसी एक्स्ट्रा साइड में निकाल के रखा है। देखो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में तो 90% का रिडक्शन है। मैंने एक परसेंटेज कैलकुलेट करा, तो आप समझो कि इनिशियल स्पीड थी 200 और फाइनल स्पीड है 63.2। तो आप देख लो डिक्रीमेंट कितना आ रहा है। इसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीड अप्रोक्सीमेटली 68% से कम हुई है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी 90% कम हुई है। मास कम हो गया? क्या बोल रहे हो, मास कौन सा कम हो गया? कौन सा मास कम कर दिया? कौन सा मास कम कर दिया हमने? आप मास कम करना चाहते हो? आइंस्टाइन बनना चाहते हो आप ऐसा? V2 के कारण ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ? कहाँ लिखा है मास कम कर दिया हमने? कहीं लिखा है क्या मैंने कहीं? है? कहाँ कहाँ कर दिया है मैंने मास कम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मास वास कम हुआ है क्या इसमें? कहाँ मास? हाँ, ये मास का कम कर रहे हो आप? मतलब कहीं मास कम होता हुआ दिख रहा है? क्यों बोल रहे हो मास कम हो गया भाई? वही तो है मास। पहले भी उतना ही था जो पहले था। अभी भी वही है। ठीक? अच्छा अच्छा, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि बुलेट फायर करने के बाद शेल निकलता है, राइट? तो उसका मास बुलेट से कम हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हो? गोला बारूद जो है वो खत्म हो जाता है और बुलेट का मास कम हो जाता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? फिर क्या कहना चाह रहे हो? क्लियर है ये? ये करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हम लोग। अब आगे हम लोगों ने एक मेथड देखा था। याद है बहुत दिनों पहले हमने एक मेथड पढ़ा था, A1T1 = A2T2। कितने लोगों को ये याद है? ये हमने बहुत पहले कंस्ट्रेंट जब पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तब बताया था हमने। अब आज समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है? समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। 5 1 मिनट लगेंगे समझने के लिए, अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ट्रिक कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखो क्या है। मान लो यहाँ पे टेंशन है T1, और मान लो यहाँ पे टेंशन है T2। एक काम करो, इसको भी भूल जाओ, हटाओ इसको भी। और इजी कर देता हूँ आपके लिए, मैं सब इजी कर देता हूँ। अभी देखो ये टेंशन है T, तो यहाँ टेंशन कितना होगा? 2T। तो वहाँ T है तो यहाँ 2T होगा। अच्छा, अब अगर ये x आगे गया तो बताओ क्या होगा? ये x आगे गया तो ये x नीचे आएगा, ये 0 है, ये x/2 नीचे आएगा। याद आया कुछ? x + y/2 = z है ना, ये तो बता चुका था मैं आपको। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1। वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 कितना है? फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, T × x। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2? फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वर्क डन आएगा -(-) एक चीज देखी आपने? क्या देखा? तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। ये दोनों सेम आ रहे हैं, Tx और -Tx। और नेट वर्क डन निकालो। नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना आ रहा है? वर्क डन बाय टेंशन नेट, नेट वर्क डन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है।
मतलब इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनपे टेंशन का नेट वर्क डन जीरो होता है। ये आपने एक पहले ही में क्वेश्चन आया था कल, जितना मुझे याद आ रहा है कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, कल की परसों की बात है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब थोड़ा याद करना है, इसमें वर्क डन बाय टेंशन देखना, ऑन 3 kg कितना आया था मुझे देखकर बताओ। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg मुझे देखकर बताओ। अलग अलग निकाला था मैंने टेंशन दोनों पे, सॉल्व किया हुआ है ये कॉपी में, कल परसों की बात है। 3 kg पे अलग निकाला था, 600 और -600, ओके, एक पे -600 था और एक पे +600 था। देखो नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना आ रहा है, वर्क डन बाय टेंशन नेट फिर से जीरो आ रहा है। अब समझते हैं कि ये वर्क डन बाय टेंशन नेट जीरो आने का रीजन अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं कि इफेक्टिवली अपन ये मानते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको। इफेक्टिवली अपन ये मानते हैं कि इस पूरे सिस्टम पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इसको बोलते हैं, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। इस पूरे सिस्टम पर हम मान सकते हैं कि टेंशन इनडायरेक्टली इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है। और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज एट रेस्ट, मतलब इसको मूव नहीं कर रहा हूँ, ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, तो टेंशन तो लग रहा है, पर क्योंकि ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टेंशन तो लग रहा है क्योंकि पर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब नेट वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, ये तो समझ में आ ही गया आपको, ठीक है। ये ऐसे भी समझ सकते हो, और जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाया है शॉर्ट वाला, ये कंसेप्चुअली अच्छा स्टेटमेंट है, ये भी समझ लेना, अगर ये क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये वाला मेथड आपके लिए हमेशा रहेगा। अभी हेडिंग कुछ नहीं डालनी है, अभी समझना है सिर्फ। अभी समझ में आया नेट वर्क डन बाय टेंशन क्यों जीरो हुआ। अच्छा मुझे बताओ वर्क डन बाय टेंशन जीरो होने का मतलब क्या है। दोनों पे वर्क डन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। भाई वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2। वैल्यू साइन वाइज अपोजिट होंगे, साइन तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, पर वैल्यू वाइज इक्वल होंगे तभी समझिए, और साइन तो अपोजिट है ही। बताओ वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, T1 × x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ T2 × x2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन कहाँ पर है, यहाँ पर ही, ये देखो मार्क किया मैंने ब्लैक कलर में, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये T1 × x1 इक्वल टू T2 × x2, ये वही तो मेथड है, इसको डिफरेंशिएट करो। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, T1 तो कांस्टेंट होगा, x1 का डिफरेंशिएशन V1, मॉड हटा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू T2 V2, सब भी वैल्यूज है ना, अब सिर्फ साइन वाइन नहीं देख रहे, सिर्फ वैल्यूज है। इसको फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा। ये रीजन होता है कि वो मेथड हमेशा आपको वर्क करता हुआ दिखता है, इसीलिए एटी मेथड आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। अब इसको कोई हेडिंग नहीं है, ध्यान रखने से कोई हेडिंग नहीं है, अलग से बस एक पॉइंट बना लो, कंसेप्चुअल पॉइंट है, पॉइंट बना लो, नोट करना शुरू कर दो।
नहीं, अभी क्लास लीव नहीं करनी, अभी तो इनिंग्स बची हुई है। अभी कहाँ से लीव करके, इतनी आसानी से वीकेंड पर आपको नहीं जाने देंगे, बड़ी मुश्किल से आए हो हाथ में। लास्ट 20 सेकेंड्स फिर हम कॉल कर देंगे। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें। 20 सेकेंड के बाद हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे। अब देखो, ये सब क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे, कि हमने ऑलरेडी सब क्वेश्चन किए हुए हैं, बस मैंने आपको एज अ रेफरेंस ये बताया है कि इन इन क्वेश्चंस में हमने स्टेटमेंट नोट करना है। नोट नहीं करना है, फोटो लेना है, नोट बाद में करना, हम आगे का पढ़ेंगे अभी। फोटो ले लो अब इसका, और आराम से बाद में नोट कर लेना, क्लास एंड होने के बाद, आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, चलो। अब सुनो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे। मैंने आपको दोनों मेथड से बताया था, ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक मतलब ये वाली मेथड, एटी मेथड, और वैसे भी बताया था इससे पहले, x+y/2 = z से। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद आ रहा होगा। a2 = 5 a1 आया था। a2 = 5 a1 आया था, ये भी कर चुके हैं हम, सब क्वेश्चन ये वाले कर चुके हैं, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। बस यही बताना मेरा एम था कि ये सब क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से करे थे। आपको मैंने बाद में एटी मेथड भी सिखाई थी, उससे भी कराया था हमने, और पहले हम लोगों ने कंस्ट्रेंट के हेल्प से x+y/2 = z से करा था। फिर आपकी फेवरेट मेथड हो गई थी एटी मेथड। ठीक है। अब देखो, ऐसा है, सुनो, हमने वर्क अलग पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी अलग पढ़ी। अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि दोनों चीजें अलग अलग पढ़ी, अब दोनों को मिक्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, अभी तक आपने पहले दिन हमने आपको वर्क पढ़ाया, फिर आज काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई, फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ थ्योरमों का थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का थ्योरम ये है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैंने इस बार कुछ इंटरेस्टिंग करा है। ये डेरिवेशन जो है, ये आगे पीछे है। आपको बताना है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है। कलर्स देखो, कलर के हिसाब से बताओ पहला स्टेप कौन सा था, कहाँ से स्टार्ट किया होगा। येलो, गुड, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप इज येलो। फिर सेकंड स्टेप कौन सा। ब्लू, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। सेकंड इज ब्लू। देखो, स्टार्टिंग हुई लॉज ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन से, सेकंड लॉज ऑफ मोशन से, F = ma, और ए कितना होता है, ए होता है dv/dt, तो F = m dv/dt। थर्ड स्टेप, ग्रीन, बिल्कुल सही। देखो, dv/dt को मैं लिख सकता हूँ dv/dx dx/dt, चेन रूल। अब थर्ड स्टेप होने के बाद फोर्थ स्टेप बताओ। फिर dx/dt होता है v, dx/dt होता है v। तो फोर्थ स्टेप होगा रेड वाला, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। फिफ्थ स्टेप बताओ। पिंक, पिंक कहाँ है, रेड का लेफ्ट, हाँ ठीक है, चलो। कलर तो मैं भी नहीं बता कौन सा है ये। फिफ्थ, फिर dx को उधर ले आओ, तो F dx = mv dv। फिर आप
आखिरी स्टेप तो देखो समझ में आई गया। इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो लेफ्ट साइड पे आपको क्या मिलेगा? वर्क डन। एम कांस्टेंट बाहर आएगा, वी का इंटीग्रेशन v² बाय 2। इनिशियल से फाइनल तक जरा एक बार वैल्यूज रखो, तो आपको मिलेगा mv final का स्क्वायर बाय 2 माइनस mv initial का स्क्वायर बाय 2, विच मीन्स ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और क्या ये एविडेंट नहीं था? क्या ये बहुत ऑब्वियस नहीं था कि वर्क डन जो है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा? क्यों आएगा बताओ? भाई जितना वर्क करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, सिंपल बात है। पॉजिटिव वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव वर्क करोगे मतलब ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है और आप पीछे फोर्स लगा रहे हो तो आपने देखा है वो रुकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। वर्क डन नेगेटिव हो सकता है इसलिए। ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे नोट किया जाए। किसने एनिमेशन किया? हम नहीं कराई है, पूरा जंबल वंबल काम जो है ये सब हमारे ही दिमाग की उपज थी एक समय पर। धीरे धीरे पार्टिसिपेंट काउंट उसी तरह से कम होता जा रहा है जिस तरह से देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। नहीं नहीं, क्लास अभी एंड नहीं कर सकते, क्लास अभी एंड नहीं हो सकती। क्लास देखो कैंसिल, आपने देखा है कॉलेजेस में स्कूल में क्लास कब कैंसिल होती है? जब अटेंडेंस 50% से कम हो जाए, जैसे मान लो हैवी रेनफॉल है कुछ है, और अटेंडेंस क्लास की 50% से कम हो जाती है, तभी वो टीचर्स डिसीजन लेते हैं कि यार अब आज वो क्लास हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, राइट? तो वो तो तभी हो सकता है जब पार्टिसिपेंट काउंट 50% से कम हो, वरना हम नहीं हो सकते। नोट कर लिया ये सब लोगों ने? अब ये स्टेटमेंट लिखो, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बस जरा सा तो पढ़ना है और। अरे हल्का सा। अरे जरा सा, बस इतना सा। इतने थोड़ा सा, बिल्कुल इतना बस, जरा सा। नए क्लास में ही हो पाएगा ऐसा? थक गए हो? सुबह से कितनी मेहनत करी ना, कपड़े धोए होंगे, घर के काम किए होंगे, स्ट्रगल किया होगा, फिर पढ़ाई करी होगी, है ना? बहुत मेहनत की है ना। पोछा भी लगा है आज का। ठीक है, भूख लगी है, चलो। अच्छा, घर में गेस्ट है फिर तो समझ में आ सकता है, चलो। ठीक है। कल तो वैसे भी रक्षाबंधन है, तो फिर आज घर पे हो सकता है गेस्ट वगैरह भी आए हों या आपको कहीं जाना हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रोक रहे हैं इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, इसके लपक लपक के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टर्न होगा लपक लपक के से क्वेश्चन करने के नाम, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वर्किंग थ्योरम पढ़ेंगे, उस पर भी लपक लपक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आगे जाके आएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। चलो, तो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। वापस मिलते हैं वीकेंड के बाद, नेक्स्ट वीक पर। और तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड। टेक केयर।